बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली श्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और हम डिस्कस कर रहे थे डाइस को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइस का इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया, लाइक क्रोमोफोर्स, एक्सोक्रोम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही बात स्टार्ट की थी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस की, और मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो डाइस को क्लासिफाई करने के बेशुमार मेथड हैं, लेकिन हमारे कोर्स में दो मेथड्स को डिस्कस किया गया है। एक मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यानी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस पढ़ी थी बाय क्रोमोफोर्स, के क्रोमोफोर्स की नेचर क्या है। आज एक और मेथड है डाइस को क्लासिफाई करने का, और वो मेथड है डाइस का उनकी एप्लीकेशन के लिहाज से, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस बाय मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, यानी आप डाइस को किस मेथड से एक पर्टिकुलर फैब्रिक पे अप्लाई करते हैं टू प्रोड्यूस अ कलर, यानी मेथड ऑफ एप्लीकेशन के लिहाज से आज हम डाइस की क्लासिफिकेशन को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस बाय मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, किस तरह से आपने अप्लाई कर दिया, किसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, वो क्या प्रोसीजर है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ना, पहले मैं मजीद को अपने टॉपिक की बात करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब डाई आप किसी फैब्रिक, कॉटन, सिल्क, वूल पे अप्लाई करते हैं तो डाई उस फैब्रिक के साथ इंटरेक्ट होती है, जुड़ती है, बाइंड होती है थ्रू 4 इंटरेक्शंस। ये 4 इंटरेक्शंस हैं हमारे पास। कोवलेंट इंटरेक्शन, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वॉल्स फोर्सेस। ये वो 4 इंटरेक्शन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो डाई को बाइंड कर देती हैं विद द पर्टिकुलर फैब्रिक। ये बहरहाल आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए था, क्योंकि अब हमने डाई को अप्लाई करना है किसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कुछ इस तरह से है, द डाइज आर ऑफन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस of टेक्नोलॉजी अप्लाइड, एम्प्लॉयड, इस्तेमाल की जाती है, एम्प्लॉयड फॉर देयर एप्लीकेशन। यानी हमने डाइस को क्लासिफाई कर दिया है उस टेक्नोलॉजी, उस मेथड के लिहाज से जिसके जरिए से वो अप्लाई की जाती हैं किसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमने डाइस को 5 टाइप्स में, 5 क्लासेस में डिवाइड किया है। आइए जरा उन क्लासेस को वन बाय वन हम जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज डायरेक्ट डाइज, यानी ऐसी डाइज जो कि डायरेक्ट आपके फैब्रिक पे क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। आपको किसी दूसरे मटेरियल, रीजेंट की जरूरत नहीं कि वो डाई को फिक्स करे किसके ऊपर, आपके फैब्रिक के ऊपर। यानी सिंपल, क्योंकि आपने डाई का सोल्यूशन लेना है तो आप अपने पर्टिकुलर फैब्रिक जिसको आपने डाई करना है, कलर देना है, आप उसको डाई सोल्यूशन में डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद वो कलर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उस डाई जो उसके साथ क्या हो जाएगी, बाइंड। यानी किसी और हेल्पिंग रीजेंट की आपको जरूरत नहीं। वो रीजेंट वैसे कौन से हो सकते हैं वो भी इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डायरेक्ट डाइज क्या है कि दीज डाइज कैन बी अप्लाइड, दीज डाइज कैन बी अप्लाइड टू अ फैब्रिक बाय, गौर कीजिएगा वही बात आ गई, बाय डायरेक्ट इमर्शन। इमर्शन से मुराद है डिप कर देना, डाल देना, इन अ वाटर सोल्यूशन ऑफ द डाई। यानी सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं। जिस भी फैब्रिक को आपने डाई करना है, आप उस फैब्रिक को लें और डाई के सोल्यूशन में क्या कर दें, ऐड। तो ऐसी डाई जो डायरेक्ट आपके फैब्रिक पे अटैच हो जाएं, अब किस तरह से अटैच हो जाएं वो भी बात करते हैं। उन डाइस को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डाइस।
आपके सामने मैंने डायरेक्ट डाइज की कुछ एग्जाम्पल्स रखी विद देयर स्ट्रक्चर। इनमें से एक एग्जाम्पल को हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अ डायरेक्ट डाई कंटेन्स एसिडिक, उसमें एसिडिक और बेसिक एक्सोक्रोम, यानी जो डायरेक्ट डाई आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्सोक्रोम होता है। अब आपको पता है कि जो एक्सोक्रोम है ये असिस्ट करता है, ये इंटेंसिफाई करता है कलर ऑफ क्रोमोफोर्स। तो अब ये जो एक्सोक्रोम डायरेक्ट डाई में मौजूद होता है, इसकी नेचर एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी। और आप देख सकते हैं दोबारा से कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल्स भी दी थी एक्सोक्रोमिक, जिनकी एसिडिक नेचर है और जिनकी बेसिक नेचर है। बहरहाल ये जो एक्सोक्रोम है एसिडिक और बेसिक वाले, ये क्या करते हैं, विच कंबाइंस विद द ऑपोजिट पोलर ग्रुप present in the chemical structure of the fiber। तो मैंने इन लाइंस में ये बात की कि डायरेक्ट डाइज में एक्सोक्रोम ग्रुप मौजूद होता है, जो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी। अब जब आप इस डाई को फैब्रिक पे, फाइबर पे अप्लाई, फाइबर में रेशे जिससे वो फैब्रिक बना है, आप उस पे अप्लाई करते हैं, तो ये ऑपोजिट पोलैरिटी, अगर एसिडिक है तो इसके ऑपोजिट जो पोलर ग्रुप मौजूद होगा ये उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। बेसिक है तो इसके ऑपोजिट जो होगा पोलैरिटी वाला, ये उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, यानी गोया ये आपस में मिल जाएंगे। अगर ये एसिडिक एक्सोक्रोम है तो ये फैब्रिक में मौजूद बेसिक से मिलेगा, अगर ये बेसिक है तो ये फैब्रिक में मौजूद एसिडिक से कंबाइन हो जाएगा। डायरेक्ट डाइज किन फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए मैंने लिख दिया कि वूल, ये सर्दियों का, सर्द मौसम का स्टफ होता है जो, एंड सिल्क आर रेडिली डाइड बाय दिस मेथड। यानी वूल और सिल्क को अगर आपने डाई करना है तो आप इस मेथड्स को, डायरेक्ट डाई को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल है इसमें जो हम डिटेल से बात करेंगे दैट इज मार्टियस येलो। याद रखिएगा, ये जो मार्टियस येलो है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। ये जो मार्टियस येलो है इसमें मौजूद होता है क्या, एसिडिक एक्सोक्रोम। अच्छा, एक बात क्लियर होगी कि अगर ये एसिडिक है तो ये कंबाइन होगा विद द बेसिक पार्ट ऑफ द फैब्रिक। इसमें ये जो एसिडिक एक्सोक्रोम ग्रुप होता है दैट इज हाइड्रोक्सिल, यानी OH ग्रुप। अब ये जो OH ग्रुप है ये जो मौजूद है मार्टियस येलो में, दिस ग्रुप, ये ग्रुप क्या करता है, दिस ग्रुप इंटरेक्ट्स with basic group। फॉर एग्जाम्पल वो बेसिक ग्रुप कौन सा है, दैट इज अमाइनो, NH2। और ये अमाइनो ग्रुप कहां पे मौजूद है, आपके फैब्रिक में, यानी ऑफ वूल एंड सिल्क। तो देखे ना, ऑपोजिट पोलैरिटी वाली बात आ गई जो मैंने पहले आपसे बात की थी इन लाइंस में, कि आपके मार्टियस येलो में एसिडिक OH ग्रुप मौजूद है। जब आप इसको वूल या सिल्क जो फैब्रिक है उस पर अप्लाई करते हैं तो ये एसिडिक उसके बेसिक ग्रुप के साथ क्या हो जाता है, अटैच। किस तरह से, जरा आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट डाई अब आपने अप्लाई कर दी किसके ऊपर, यानी आपका जो फैब्रिक था सिल्क या वूल, यानी आपके पास कोई भी फाइबर है, रेशे हैं उस फैब्रिक में मौजूद, ये कॉटन भी हो सकती है, ये हमारे सॉरी ये वूल भी हो सकती है और ये सिल्क भी। जब आप इसके ऊपर एक डायरेक्ट डाई अप्लाई करते हैं, यानी मार्टियस येलो अप्लाई करते हैं जिसमें मौजूद है OH ग्रुप, तो होगा क्या, यहां से ये जो
फैब्रिक है, फाइबर है, ये अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा डाई के साथ कुछ इस तरह से, और यानी ये वाला जो एच है ये इसके साथ जाके कंबाइन हो गया और इधर हमारे पास क्या आ जाएगी, ये डाई। इस तरह से हम कहते हैं कि वो जो सिल्क या वूल है उसको क्या होगा, एक पर्टिकुलर कलर असाइन होगी। माय डियर स्टूडेंट, जो सेकंड टेक्निक है दैट इज वेट डाइज। ये जो वेट डाइज है ना, ये वेट बेसिकली एक बकेट है, वुडन बकेट है। इसको ये नाम हिस्टोरिकली दिया गया था क्योंकि स्टार्ट में जो डाइंग का प्रोसेस था ये एक वुडन बकेट में किया जाता था, जिसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, वेट डाइज। अब ये डाइज क्या है जरा देखिएगा, दीज डाइज आर इनसॉलेबल इन वाटर, यानी ये वाटर क्या है, इनसॉलेबल। इसका मतलब है कि ये डाइंग प्रोसेस में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फिर हमने इसका हल क्या किया, क्योंकि ये इनसॉलेबल है, बट ऑन रिडक्शन, जब आप इसको रिड्यूस कर देते हैं किसके साथ, विद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड एज अ फार्मूला NaHS इन ए वेट। ये आपको मैंने पहले बताया कि क्या है, वुडन एक बॉक्स होता है, फॉर्म अ कलरलेस सॉलेबल कंपाउंड which has great affinity, affinity माना attraction, मोहब्बत, affinity for cotton and other cellulose fibers, यानी जो सेलुलोज से आप फैब्रिक्स तैयार करते हैं। मैंने इन लाइन्स में ये कोशिश की आपको बताने की कि जो वेट डाइज है दीज आर इनसॉलेबल इन वाटर। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट हमारे फैब्रिक पे फिक्स नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, इन डाइज को रिड्यूस कर लेते हैं, किसके जरिए से, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। जो रिड्यूस होने के बाद डाई की शेप, जो रिड्यूस होने के बाद डाइस की स्ट्रक्चर बनता है, वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि दैट इज सॉलेबल इन वाटर, या वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि जिसकी अफिनिटी है, जिसकी ये सलाहियत है कि वो आप अगर कॉटन या सेलुलोज के फैब्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो उसके साथ क्या हो जाता है, फिक्स। अब रिड्यूस करने का फायदा ये हुआ कि वो जो डाई थी वो हमारे फैब्रिक के साथ फिक्स हो गई, लेकिन नुकसान इसका सिर्फ ये हुआ कि जब रिड्यूस होके वो फिक्स हो गई, उसकी अफिनिटी तो कॉटन के लिए बढ़ गई, लेकिन वो डाई खुद क्या हो गई, कलरलेस हो गई। अब इस कलरलेस का क्या करें जी, हम इसकी दोबारा से फिक्स होने के बाद हम इसकी दोबारा से क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन, और यहां से एक पर्टिकुलर कलर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस। कैसे, वो अभी मैं इंशाल्लाह भी डिस्कस करता हूं, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिएगा। द क्लॉथ इज सॉक्ड, सॉक्ड का मतलब होता है भिगोना, इन द सोल्यूशन ऑफ ए रिड्यूस्ड डाई, यानी वो जो आपने वेट डाई ली, आपने उसको रिड्यूस किया सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, यानी उसका रिड्यूस्ड सॉल्यूशन बन गया। अब आपने उसमें अपना वो क्लॉथ, वो कॉटन, वो सेलुलोज फाइबर, इसको आपने डाई करना, आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसको भिगो देंगे। भिगोने के बाद डेफिनेटली आप उसको बाहर निकालेंगे जब, तो आप क्या करेंगे, देन हैंग इन एयर, फिर आप उसको एयर में क्या कर देंगे, लटका देंगे। आर ट्रीटेड विद ऑक्सीडेंट्स, बेसिकली वो आपके पास वो जो डाई है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गई, जो फैब्रिक के साथ अटैच हो गई, उसको एयर में लटकाने का मकसद ये है कि वहां पे वो जो फैब्रिक के साथ डाई अटैच हुई है उसकी दोबारा से क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, एक पर्टिकुलर कलर क्या हो जाए, प्रोड्यूस। इसके लिए आप सिंपल एयर में लटका देंगे क्योंकि एयर में ऑक्सीजन मौजूद है विच काजेस द ऑक्सीडेशन, या आप इसके लिए कोई ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। एज ए रिजल्ट द कलरलेस कंपाउंड इज oxidized back to the insoluble dye which is now bound to the fabric, जो बाउंड हो जाएगी किसके साथ, फैब्रिक के साथ। तो मैं अगर इन बातों को पहले थोड़ा सा रिपीट कर दूं, देन आपको रिएक्शन के जरिए से बता दूं, तो मैंने कहा कि वेट डाइज ऐसी हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल। हम क्या करते हैं, वेट डाइज को रिड्यूस कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाती हैं। अब वो जो रिड्यूस्ड फॉर्म में डाई का सॉल्यूशन बना ना, हम उसके अंदर अपना पर्टिकुलर क्लॉथ को डिप करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, वो जो सॉल्यूशन है उस डाई के साथ क्या हो जाता है, अटैच।
अटैच करने के बाद हम उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो जो डाई कलरलेस हुई थी रिड्यूस फॉर्म में, वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी और एक पर्टिकुलर कलर देगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं इंडिगो से। इंडिगो अगर आप देखें तो इंडिगो का कलर है ब्लू, बट दिस इज वाटर इनसॉल्युबल। मैं इसको रिड्यूस कर देता हूं विद सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाती है इंडिगो कलरलेस में। अब ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। मैं इसके अंदर अपना फैब्रिक डिप करूंगा, वो फैब्रिक इसके साथ अटैच होगा। अब वो जो इंडिगो कलरलेस अटैच हो गई, मैं इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन करूंगा, पहले रिडक्शन की अब ऑक्सीडेशन करूंगा बाय यूजिंग ऑक्सीजन O2 या अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा इंडिगो ब्लू में, यानी एक पर्टिकुलर कलर को क्या कर देगी, असाइन कर देगी। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो टाइप है जरा वो गौर कीजिएगा, दैट इज मॉर्डेंट डाई। सबसे पहले देखते हैं कि मॉर्डेंट डाई है क्या, मॉर्डेंट वर्ड लफ्ज क्या है। याद रखिएगा, मॉर्डेंट एक ऐसी सब्सटेंस है, एक ऐसी स्पीशी है जो कि डाइस के साथ अटैच होती है और फिर इसको फिक्स कर देती है टू द फैब्रिक। यानी ये ऐसी डाइज हैं जो डायरेक्ट फैब्रिक के साथ फिक्स नहीं होती, बल्कि आप उन डाइज को फैब्रिक के साथ फिक्स करते हैं थ्रू अ सब्सटेंस कॉल्ड मॉर्डेंट। अब जरा देखिएगा कि दिस class of dyes have no natural affinity for the fabric and are applied with the help of mordants। मैंने कहा mordants एक ऐसी स्पीशी है जो कि डाई को फिक्स कर देती है किसके ऊपर, फैब्रिक। यानी अगर आप अकेले मॉर्डेंट डाई लेते हैं तो ये फैब्रिक के साथ फिक्स नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसके अंदर डाल देते हैं मॉर्डेंट तो इसका मतलब है कि वो मॉर्डेंट उस डाई को फिक्स कर देगी। अब ये मॉर्डेंट मैंने जैसे पहले कहा केमिकल स्पीशीज हैं, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम और क्रोमियम। ये ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम भी हो सकते हैं और क्रोमियम भी हो सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अ फाइबर सच एज कॉटन, यानी अगर आपने कॉटन पे मॉर्डेंट डाइज करनी है, इज ट्रीटेड विद मॉर्डेंट। वो मॉर्डेंट मैंने पहले कहा कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम या क्रोमियम हो सकते हैं। तो बहरहाल फाइबर को आपने ट्रीट करवाना है सबसे पहले किसके साथ, मॉर्डेंट के साथ, और फिर क्या करना है जरा देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया था, मॉडर्न डाई में वो जो फैब्रिक लिया था, फाइबर्स लिए थे, हमने उसको क्या किया था, ट्रीट करवाया था मॉडर्न के साथ। पहले मॉडर्न के साथ आपने ट्रीट करवाना है और फिर ट्रीट करवाने के बाद आपने उस फैब्रिक को क्या करना है, ट्रीट करवाना है विद द डाई सोल्यूशन। आपने वो जो डाई है आपने उसके साथ क्या करवाना है, ट्रीट करवाना है। अब होगा क्या कि द मॉर्डेंट फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, यानी वो जो मॉर्डेंट है ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स आपने पता है, यानी ये एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप कर देगी बिटवीन फैब्रिक एंड डाई, बिटवीन द फाइबर एंड द डाई एंड बाइंड्स द टू। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड। तो मेरे पास अगर आप देख भी सकते हैं कि एक डाई है एलिजरिन, ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस की थी। अब ये एलिजरिन इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न डाई, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट फैब्रिक पे अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इसको ट्रीट करवा देता हूं ऑक्साइड्स ऑफ लेट्स सपोज एल्यूमिनियम के साथ। अब ये जब ट्रीट हो जाएगी तो यहां पे ये जो मॉर्डेंट है ये डाई के साथ क्या हो गया, अटैच। अब ये जो मॉर्डेंट है यानी ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट करवा देगा डाई का किसके साथ, विद द फैब्रिक। और इसका मतलब है जब इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन बन जाएगी तो इसका मतलब है कि डाई अपने कलर दे देगी किसको, उस फैब्रिक को। अब होगा क्या जी, नेक्स्ट इसी में जरा देखिएगा, द इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका मतलब है अगर मॉर्डेंट ना होता तो फिर ये इनसॉल्युबल ही रहना था, ये फिक्स ही नहीं था होना। अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ लेक्स। लेक से मुराद माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपने पिगमेंट यानी यहां पे आपने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देना है जो फैब्रिक को एक पर्टिकुलर कलर देता है, जैसा कि आपकी ये सामने है स्ट्रक्चर। दैट आर फास्ट, फास्ट का मतलब है कि ये रेजिस्ट करते हैं, ये चेंज नहीं होते टू लाइट एंड वॉशिंग। यानी अल्ट्रावायलेट लाइट, सनलाइट गिरती है, यहाँ आप उसको सोप डिटर्जेंट से धोते हैं तो उनका कलर चेंज फेड नहीं होता। द मॉर्डेंट डाइंग इज द मोस्ट सुटेबल
फॉर, ये ज्यादा सूटेबल है भला किन के लिए, फॉर कॉटन और ऐसे फैब्रिक्स जिनमें क्या मौजूद है, नायलॉन मौजूद होती है, या नायलॉन की और प्रोडक्ट्स की डाइंग के लिए भी इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल। एग्जाम्पल मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका कि क्या है, अलाइजरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डाई। अलाइजरिन का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, और जब ये मॉडर्न के साथ मिलती है और फिर फैब्रिक के साथ जुड़ जाती है तो उसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने। माय डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ टाइप है एजोइक डाइज, और याद रखिएगा कि ये जो एजोइक डाइज हैं, these are also called ingrain dyes। इन्हें इनग्रेन डाइज का भी नाम दिया जाता है। अब ये हैं क्या, जरा गौर कीजिएगा। इन दिस मेथड ऑफ डाइंग, यानी डाइंग एक मेथड है जिसमें आप कलर फिक्स करते हैं, डाई को फिक्स करते हैं फैब्रिक पर। द वाटर इनसॉलेबल एजो, याद रखना जब एजो आ जाए ना तो इसका मतलब आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि ये रिलेटेड होगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। एजो डाई इज प्रोड्यूस्ड इन द फैब्रिक इटसेल्फ। ये बात जरा समझने वाली। अगर मैं ऐसे कहूं ना कि ये ऐसी डाइज है जो कि इन सिटू प्रोड्यूस होती, इन सिटू का मतलब है इन द रिएक्शन, यानी आप क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्टिंग स्पीशी को, रॉ मटेरियल को फैब्रिक पे अप्लाई करते हैं और उसी वक्त ये डाइज प्रोड्यूस होती हैं और उस फैब्रिक को पर्टिकुलर क्या दे देती हैं, कलर। और मैंने आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स भी रखी इन एजोइक डाइज की। अब कैसे ये करती हैं जरा देखिएगा कि द क्लॉथ, यानी जिसको आपने डाई करना है, इज सॉक, भिगोते हैं इन सोल्यूशन ऑफ कपलिंग रीजेंट। कपलिंग रीजेंट जो कपल करेगा, जाहिर बात है डाई को और उसके साथ फैब्रिक को, यूजुअली अ फिनोल, वो फिनोल हो सकता है, और नेफ्थोल। फिनोल का तो स्ट्रक्चर आपको पता है, नेफ्थोल का भी मैंने आपके सामने रख दिया। देन इट इज इमर्स, डालते हैं किसमें, इन द सोल्यूशन ऑफ एक्सोक्रोम। तो फिर आप इसको डालते हैं किसमें, एक्सोक्रोम के अंदर ऐड करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जैसे फर्ज कर लें कि मेरे पास यहां पे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एजोइक डाई के दो कंपोनेंट हो गए, एक आपके पास ये हो गया कपलिंग रीजेंट और दूसरा आपने क्या यूज करना है, एक्सोक्रोम। तो फर्ज कर लें कि मेरे पास ये एक कपलिंग रीजेंट है, दैट इज अल्फा नेफ्थोल। मैं क्या करता हूं, इस अल्फा नेफ्थोल को ट्रीट करवाता हूं डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड के साथ। अब ये मैंने क्या करना था बेसिकली कि मैंने लेना था अल्फा नेफ्थोल और साथ में मैंने लेना था डाई एजोटाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड। मैंने इन दोनों को मिला के डाल देना था, फिक्स कर देना था किसके ऊपर, फैब्रिक के साथ। इन दोनों का रिएक्शन होना था और रिएक्शन से जो डाई प्रोड्यूस होनी थी वो एक्चुअली कलर देती होगी किसको, उस फैब्रिक को। यानी हम इन सिटू में ये काम प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें क्या है, द एजोइक डाइंग इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर, ये सूटेबल होती है किसके लिए, जरा देखते हैं किस स्टफ के लिए ये ज्यादा सूटेबल। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आप एजोडाइक हैं ये किन फैब्रिक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज्ड फॉर कॉटन, कॉटन के फैब्रिक के लिए, एंड अदर सेलुलोजिक फाइबर। सेलुलोजिक फाइबर जो सेलुलोज से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ना सिर्फ इन दोनों के लिए बट दे में आल्सो बी यूज्ड फॉर नायलॉन। आप इसको नायलॉन के लिए भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये पॉलीमर है, उसमें भी कलर देने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, इन एजोइक डाइज को इस्तेमाल। लास्ट है जी डिस्पर्स डाइज। डिस्पर्स का मतलब होता है मुंतशिर होना, बिखरे होना। ये क्या है जी, दीज आर द इनसॉलेबल डाइज। ये इनसॉलेबल डाइज है बट कैन बी डिस्पर्स्ड, आप इसे फैला सकते हैं, मुंतशिर कर सकते हैं इन आ कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल फॉर्म में याद रखिएगा ये सोल्यूशन है बट दिस इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। इसमें पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन की निस्बत क्या होता है, बड़ा, ऑलमोस्ट 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक इन वाटर। यानी कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं उस डाई का, किसमें, वाटर। द फैब्रिक इज
इमर्स, यानी वो आपने डिस्पर्स डाई ली, उसका कोलाइडल सोल्यूशन बनाया पानी में, फिर आपने जिस फैब्रिक को डाई करना है आप उसको इमर्स डाल देते हैं इन द कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ द डाई। आप उसको इस डाई के कोलाइडल सोल्यूशन में डाल देते हैं, फिर क्या होगा, द फाइन डाई पार्टिकल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक। वो तो जो डिस्पर्स डाई के पार्टिकल्स थे वो आपके फैब्रिक के ऊपर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब, और उसको एक पर्टिकुलर कलर दे देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्स्ड डाइस की अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं तो ये चंद एक मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखी उन केमिकल कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो काम कर सकते हैं किसके तौर पर, डिस्पर्स्ड डाइस के तौर पर। अब ये डिस्पर्स्ड डाइज किन फैब्रिक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं? डिस्पर्स्ड डाइज आर यूज्ड विद मॉडर्न सिंथेटिक, यानी जो नेचुरल फैब्रिक्स ना हो, जो आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर से बनाए गए हो, जैसे नायलॉन, ऑरलॉन। ऑरलॉन आपने हम पढ़े, शायद पढ़ा भी हो प्रीवियस चैप्टर में, ये होता है एक्राइलिक फाइबर से जो प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें ऑरलॉन फैब्रिक्स बोलते हैं। पोलिएस्टर्स, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में कि पोलिएस्टर्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। एंड सेलुलोज एसीटेट, यानी एसोसेलुलोज जो कि एसीटेट जिसमें मौजूद हो, एसीटेट डेरिवेटिव ऑफ सेलुलोज। तो इनके लिए आप क्या करते हैं, इन डिस्पर्स डाइस का इस्तेमाल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।